बच्चों, नाउ वी विल रीड बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। जब हम हमारी पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं या व्हेन यू विल सी द प्रैक्टिस ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, तो हमें पता चलेगा कि हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फेडरेशन। 3 एक्सपेरिमेंट हुए हैं हमारी कंट्री में। इन एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है कि डेफिनेटली इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दिस वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा रिस्की मामला था। सिंस 1947 हम लोग स्टेट्स की बाउंड्री कभी कभी चेंज कर देते थे, कभी कभी नई स्टेट्स हमारे यहाँ बना देते थे। रिसेंटली तेलंगाना आई थी 2014 में, पर ये काफ़ी रिस्की मामला था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट रहा है कि ऑल द पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज should be put together, they should be happy together, their culture should be preserved, their diversity should be preserved। ये ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे थे। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, all these states were formed down these on this objectives. These ideas are good. People had feared about इट। इनफैक्ट हमारे इंडिया के मिनिस्टर्स भी डाउटफुल थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं इंडिया डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, बिखर ना जाए, बट रिस्की मामला था। वी टुक द रिस्क, सेंट्रल गवर्नमेंट टुक द रिस्क, पर आज हम बहुत खुश हैं जबकि लिंग्विस्टिक डिवीज़न ऑफ स्टेट हैव हेल्प टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन और इजी हो गया है। सो रिस्की एक्सपेरिमेंट में वंडरफुल सक्सेस वी गॉट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कम ऑन लैंग्वेज पॉलिसी। बच्चों, आई विल टेल यू one important thing, that our constitution did not give the status of national language to any one language। हमारे देश में किसी भी एक भाषा को प्रधानता नहीं दी गई है। हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, क्योंकि कोई हो भी नहीं सकती। वी आर डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, उसमें इतनी सारी भाषाएं हैं। वी कांट गिव एक्स्ट्रा पुश टू एनी वन लैंग्वेज। हम किसी भी एक भाषा को विशेष दर्जा नहीं दे सकते हैं। सो इंडिया डज नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। इनफैक्ट वी हैव शेड्यूल्ड लैंग्वेज। हमारी कंट्री में 22 लैंग्वेज शेड्यूल हैं, हिंदी भी उसमें से एक है। ऑफ कोर्स हिंदी इज स्पोकन बाय 40% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया and 60% don't know Hindi. Majority of India don't know the Hindi. Hindi is not their mother tongue. तो हिंदी को हम एक्स्ट्रा पुश नहीं दे सकते हैं। एट द सेम टाइम वी हैव 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, एक बार ट्राई किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को बाहर करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए, लेकिन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी दैट मच, दे हैड डेफिनेटली प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्ट थोड़े वायलेंट भी हो गए थे, स्पेशली इन तमिलनाडु, बट उन प्रोटेस्ट का नतीजा बहुत अच्छा निकला था। बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि हम सिर्फ हिंदी को पुश नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर कॉलोनियल पास्ट। वी हैव टू एक्सपेक्ट दैट इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट सर्दर्न इंडिया डज नॉट नो द हिंदी। देन वी हैव टू कीप
वन मोर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हमारे पास दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश। इससे पता चलता है कि इंडिया डेफिनेटली फेडरल है। नाउ वी विल कम ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। वैसे तो हमने पावर डिवाइड कर रखी है, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। स्टेट हैज़ देयर ओन पावर, यूनियन हैज़ देयर ओन पावर। पर बच्चों बिफोर 1990s के पहले प्रैक्टिस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वन पार्टी यूज टू रूल एंड दैट पार्टी यूज टू बी ओनली बिकॉज वो इसलिए सिर्फ रूल करती थी क्योंकि वो कॉलोनियल पार्ट से आई थी और फ्रीडम स्ट्रगल में उस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। कोई बात नहीं, अगर एक पार्टी रूल कर रही है तो दूसरी पार्टी को मेजॉरिटी अगर नहीं मिली है तो वो जिसको मेजॉरिटी मिली है वो ही गवर्नमेंट बना रही थी। वह स्टेट पार्टी को अंडरमाइन करती थी, तो फेडरलिज्म की स्पिरिट अंडरमाइन हो जाया करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ कर रही थी। इनफैक्ट इमरजेंसी वॉज ऑल्सो पुट, बट दिस ऑल वॉज रॉन्ग। सेंटर शुड नॉट ओवर यूज द पावर एंड सेंटर शुड नॉट मेक फील द स्टेट्स इन्फीरियर। स्टेट को इन्फीरियर नहीं फील करना चाहिए। बट ये चेंज हुआ धीरे धीरे with the political awareness in the country, slowly and gradually, when more political parties coming up, when people start realizing they can also be the part of political parties। फिर चेंज आया आफ्टर 1990s के बाद में कोलिएशन गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। व्हाट इज़ कोलिएशन गवर्नमेंट बच्चों? मोर देन वन पार्टी, at least two parties stand in the election together and then they form the government together। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पा रही थी, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। 1990 के बाद से हर गवर्नमेंट कोलिएशन गवर्नमेंट ही आ रही है। बच्चों प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कोलिएशन गवर्नमेंट है। न्यू कल्चर डेवलप हुआ, कोलिएशन गवर्नमेंट का कल्चर डेवलप हुआ एंड दिस कल्चर गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टीज मीन स्टेट पार्टीज। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सपोर्ट किया और शुरू हो गया। Now बच्चों we will study third tier of government। India's state are very large। इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं क्योंकि इंडिया इज़ ए वेरी लार्ज कंट्री। उत्तर प्रदेश को देखो, राजस्थान को देखो, कितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं ये। सो इंडियन स्टेट्स आर वेरी लार्ज, दे हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन एंड द सेम टाइम वी हैव लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अमंग देमसेल्व्स। मतलब यूपी के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द अदर स्टेट्स। डेफिनेटली वी रियलाइज़ कि स्टेट्स का अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इनफैक्ट लोकल लेवल पर भी हमें गवर्नमेंट चाहिए। बच्चों एक पेड़ अगर हमें उगाना है तो हम उसको पानी कहाँ डालेंगे? उसकी रूट में डालेंगे या लीव्स में डालेंगे? So same logic is put in the decentralization। When power is taken away from central and state government and given to local government, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होगी तो पेड़ हरा भरा होगा। When democracy strengthen from roots from the local level, the entire country would be wonderfully democratic। और यही कॉन्सेप्ट लगा के हमने लोकल लेवल को दे दिया है पावर एंड देयर पावर इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर मैजिकल बुक कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो करेगा क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा है। तो बच्चों
लोकल गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस देने के पास हमारे बहुत सारे रीजंस हैं. Problems are best solved at local level. People have better knowledge of their own problem, क्योंकि जहाँ की प्रॉब्लम जहाँ ही सॉल्व होती है. People also has better idea of where to spend the money. तो बच्चों, लोकल लेवल बनाने के लिए बहुत सारे फंडे रहे हैं. Now we will come on amending the constitution. In 1992 में truly the government was decentralized. 2 अमेंडमेंट हुए. दोनों अमेंडमेंट के द्वारा हमने लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की, शहरों में और गांवों में. ये लोकल गवर्नमेंट में रेगुलर इलेक्शंस होते थे, इलेक्टेड बॉडीज़ थी ये. दूसरा, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. एटलीस्ट 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. स्टेट इलेक्शन कमीशन, बच्चों सेपरेट इलेक्शन कमीशन बनाया जो देखता था कि यहाँ इलेक्शंस अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, दोनों लेवल पर, सिटी और विलेज लेवल पर. स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज़. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती है. दीज आर द स्टेप वी हैव टेकन टू श्योर दैट इंडिया इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ बच्चों, वी विल कम ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल गवर्नमेंट और अर्बन एरिया में दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट होती है. रूरल एरिया में अलग, अर्बन एरिया में अलग, और दोनों के अपने अलग अलग तरीके होते हैं. रूरल एरिया की बात करें तो देयर आर 3 लेवल्स. विलेज लेवल पर सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत, एंड देन पंचायत समिति, एंड देन जिला परिषद. रूरल लोकल गवर्नमेंट को सबसे पहले बोलते हैं पंचायती राज. विलेज पंचायत का ग्राम पंचायत भी कहते हैं. हर विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है, और दैट ग्राम पंचायत इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज. सब विलेज के डिसीजन ग्राम पंचायत ही लेती है. Members of ग्राम पंचायत are directly elected by village population. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है. हर विलेज का अपना एक विलेज पंचायत हो गया. 9 बच्चों, क्लस्टर ऑफ विलेज मतलब बहुत सारे गांवों को मिलाकर ग्राम सभा होती है. इसमें थोड़े ज़्यादा विलेज आ जाते हैं. दे मीट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर एंड डिस्कस अबाउट ऑल प्रॉब्लम्स. थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो देयर वुड बी ब्लॉक समिति और पंचायत समिति. थोड़ा और ऊपर गए तो देयर वुड बी जिला परिषद. हर लेवल का इलेक्शन अलग तरीके से होता है. विलेज पंचायत सारे एडल्ट पॉपुलेशन वोट करती है. पंचायत समिति के इलेक्शन में सारे विलेजेस के पंचायत के मेंबर्स वोट करते हैं. और फिर आता है जिला परिषद का चुनाव. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है. मोस्ट मेंबर्स आर इलेक्टेड. तो बच्चों, ये हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर. नाउ वी विल कम ऑन अर्बन लोकल गवर्नमेंट. अब शहरों की बात करते हैं तो cities are different. Cities are towns, some are big cities, super cities, some are mega cities, metro cities. Cities are very different depending upon the needs of cities, interest of cities. We have different form of government. Example, टाउन्स में होती है म्यूनिसिपल पार्टीज़, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम होती है और यहाँ के हेड को म्यूनिसिपल चेयरमैन कहा जाता है. अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये बड़े शहरों में होती है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है मेयर, उसको मेयर कहते हैं. बोथ आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. दोनों ही कॉन्स्टिट्यूट होती है इलेक्टेड बॉडी से.
नौ बच्चों, हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले तो पॉजिटिव, वुमन रिप्रेजेंटेशन, गांव की औरतें पंचायत तक पहुंची हैं। 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर। इससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन किस हद तक बढ़ गया है। इंडिया अब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन चुका है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से लोकल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बढ़ता जा रहा है, मतलब कि रूट्स को पानी देना है, लीव्स को नहीं। नाउ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन रेगुलरली नहीं कराती है। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंट पावर ट्रांसफ़र नहीं करती है, ना ही लोकल गवर्नमेंट को एडिक्वेट रिसोर्सेस मिलते हैं। बच्चों, वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। थैंक यू।